तो स्वागत है आप सभी का हमारे पहले शो जिसका नाम है तीखे सवाल। अब तीखे सवाल की कड़वाहट तब पता चलेगी जब जवाब देंगे हमारे साथ बैठे दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी। अब दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी कौन है? हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनका परिचय सुनेंगे इनसे। तो सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे। मेरा नाम अधिवक्ता दुर्गेश मणि त्रिपाठी है और मैं एक संस्था है जिसका नाम है मैं ब्राह्मण हूँ महासभा, जिसकी टैग लाइन है कि कहो गर्व से मैं ब्राह्मण हूँ। सौभाग्य से मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो कहो गर्व से कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें गर्व से कहने वाली क्या बात है कि मैं ब्राह्मण हूँ? मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। तो मैंने किसी को रोका थोड़ी ना है। हर जाति को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। जो एससी हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि अगर कोई आपको चमार कह रहा है तो चमार कहने पे आप हर्जनेट नहीं लगना चाहिए। आपको कहना चाहिए हाँ मुझे गर्व है कि मैं चमार हूँ। तो चमार कहने पे हर्जनेट लगता है ना, तो इसी बात की तो लड़ाई है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जिस कुल में जन्म लिए, जिस जाति में जन्म लिए, वो ईश्वर ने आपको प्रारब्ध दिया, आपको उस पर गर्व होना चाहिए और हमेशा उसके मान सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए। आप वकील हैं पेशे से, तो वकील के नाते आपके लिए धर्म बड़ा या संविधान? हमारे लिए संविधान बड़ा है। उसी संविधान की कसम खाकर जो हम लोग कार्य करते हैं उसकी ही परिभाषा है कि इंसान महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम लगातार, अब मैं आपका सवाल समझ रहा हूं, जब हम लगातार ये देखते हैं किसी एक वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष या किसी के विरुद्ध अत्याचार होता है, और जब मैं संविधान के दायरे पर रहकर मैंने उस चीज का विरोध किया तो मुझे मेरी जाति के नाम पे टारगेट किया गया। जब जाति के नाम पे टारगेट किया गया तो मुझे मजबूरी में ये बताना पड़ा कि जिस जाति से मैंने जन्म लिया है तो उसका भी मेरे ऊपर कुछ कर्ज बनता है। उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ। मतलब संविधान पूर्णतः कारगर नहीं है? नहीं, क्यों नहीं कारगर? अगर संविधान कारगर नहीं होता तो आप मुझसे इस तरीके से सवाल ना पूछ रहे हो, तो मैं आपको इस तरीके से जवाब न दे पा रहा होता। भारतीय संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। संविधान को लिखने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर, और उन्होंने एक मनुस्मृति जलाई थी, जो कि अगर कहा जाए, शायद मैं गलत नहीं हूंगा, कि मनुस्मृति ब्राह्मणों की एक पुस्तक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, यानी उन्होंने अपमान किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो संविधान उन्होंने नहीं लिखा। वो संविधान जो लिखा जा रहा था उसकी कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे, ठीक है। और उन्होंने मनुस्मृति जलाई तो उनको कुछ पीड़ा रही होगी। वो उनकी व्यक्तिगत सोच थी। उस व्यक्तिगत सोच को हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की सोच है, ये गलत बात है। बाबा साहब भी एक व्यक्ति थे। व्यक्ति होने के नाते उनकी किसी चीज से पीड़ा थी, उन्होंने वो कृत्य किया। लेकिन चूंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लिखने में उनका पार्ट रहा, तो हम ये कह दें कि ये पूरे देश की थिंकिंग है कि मनुस्मृति जलाई जाए और मनुस्मृति गलत है। तो मनुस्मृति गलत नहीं है। मनुस्मृति स्पष्ट बोलती है कि कर्म के आधार पर जाति का वर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन अब स्कूल है, हम कोई GWD गुड पढ़ता है, कोई गुड पढ़ता है, इसकी लैंग्वेज होती है, आदमी क्या समझना चाहता है ये उसके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। हम लोग बाबा साहब की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और उतना ही सम्मान हम मनुस्मृति का भी करते हैं। उतना ही सम्मान हम जितना भी सम्मान है वेदों का वो करते हैं, हमारे ग्रंथों का, हमारे जो भी हमें सामाजिक समरसता की तरफ ले जाती हैं। हमारी थिंकिंग है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तो बाबा साहब एक पोस्ट पे थे, उन्होंने संविधान लिखा, उधर उनका सम्मान है। अगर मनुस्मृति जलाई तो वो उनकी व्यक्तिगत सोच थी, वो दुर्भाव था कुछ उनके मन में, जिसके कारण ये हुआ। अभी हाल में ही 5 सितंबर को लखीमपुर में एक घटना हुई थी जिसमें मनोज नामक युवक की पत्नी मारी गई थी। उसमें इसलिए कहा गया था कि मैं एक निम्न जाति से ताल्लुक रखता हूं और मेरी पत्नी हैंडपंप पे पानी भरने गई थी और उसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो पंडित नहीं थी। किसने मारा उनको? ये चीज क्यों नहीं बोलते आप लोग? ब्राह्मणों ने मारा था। ये कैसे कह सकते हैं आप ब्राह्मणों ने मारा? मॉब अगर किसी को मार रही है तो यही बोल दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, प्रतिदिन सैकड़ों ब्राह्मण, निर्दोष ब्राह्मण बच्चों के ऊपर हरिजन एक्ट के मुकदमे लग रहे हैं। उसी लखीमपुर की मैं बात बता रहा हूं, जिसका वहां भीड़ में 4 ब्राह्मण लड़कों को, भाजपा के कार्यकर्ता भी जो थे, अजय मिश्र टेनी के लड़के के साथ थे, वहां पे भीड़ ने जला के और सामने दिख रहा है कि लाठी डंडों से पीट पीट के ब्राह्मण लड़कों को मार दिया गया। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं बोली। और मेरे बदायूं में भी ब्राह्मण लड़की का बलात्कार हुआ, उसकी बात। लेकिन जब एक
मतलब जैसे एससी के ऊपर या बैकवर्ड के ऊपर या किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो ये एलिगेशन लग जाता है कि हम चूंकि निम्न जाति के हैं तो क्राइम किसी के खिलाफ भी हो क्राइम होता है, तो क्या ब्राह्मणों के ऊपर जो क्राइम हो रहा है उसकी गिनती नहीं होगी इस देश में, या उसकी बात नहीं की जाएगी? केवल मतलब छोटी जातियों के ऊपर कोई बात हो रही है तो वो क्राइम होगा, हमारे घर की बच्चियों की इज्जत नहीं है? ये बिल्कुल गलत है कि उनको ब्राह्मणों ने मारा। ठीक है, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन उस अपराधी की जाति को टारगेट करके समूची जाति को गाली देना गलत है। जो अभी हाल ही की कई घटनाएं हो रही हैं, आप देखते होंगे कि ब्राह्मण आजकल अपने ब्राह्मणत्व से न जुड़कर किसी अन्य चीजों में जुड़ रहा। आज के आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण रह गया है? तो भैया देखो, हम तो एक बात जानते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो पैदाइशी ब्राह्मण हूं मैं। अभी मेरे कर्म की परिभाषा कोई दूसरा तो नहीं बताएगा मुझे। ठीक है, ब्राह्मण अगर मैं हूं तो मैं ब्राह्मण किस तरीके से हूं तो ये मैं जानता हूं ना, कि दूसरा जज लिख बैठा हुआ है कि वो बताएगा, ठाकुर बताएगा कि यादव बताएगा कि हरिजन बताएगा कि मेरा ब्राह्मण तो कैसा है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि समाज में कुछ कुरीतियां व्याप्त हुई हैं, हमारे ब्राह्मण बच्चों का दिमाग बरगला दिया गया है, उनको पढ़ाई से। ब्राह्मण क्या था? ब्राह्मण शैक्षिक वर्ग था, एक शिक्षा के प्रति उसका झुकाव था। हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर कर दिया गया, आरक्षण के नाम पे, महंगी फीस के नाम पे हमारे जो कमजोर ब्राह्मण भाई हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो राजनीति को ही व्यापार समझ रहे हैं, वो गलत संगत में जा रहे हैं, वो अपराध में जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है जो अशिक्षा हमारे समाज में व्याप्त हो रही है। ब्राह्मण पैदाइशी ब्राह्मण होता है, जन्म से ब्राह्मण होता है, बस हमें उसको निखारने की जरूरत होती है कि हम शैक्षिक होके उस चीज को निखारें। तो शिक्षा तो किसी को भी मिलेगी तो ब्राह्मण बन सकता है? नहीं बन सकता है। शिक्षा किसी को भी मिलेगी तो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ब्राह्मण बनने के लिए आपको ब्राह्मण कुल में जन्म भी लेना पड़ेगा। अभी आपने जब पहला सवाल आपने हमसे पूछा कि भैया वो हरिजन होने पे भी गर्व होना चाहिए, वैश्य होने पे भी गर्व होना चाहिए, तो जब मैं ब्राह्मण घर में जन्म लिया हूं तभी तो मुझे गर्व है। तो आप शिक्षा लेके ब्राह्मण क्यों बनना चाहते हैं भाई? आप शिक्षा लेके कहो घर से मैं चमार हूं क्यों नहीं बोलेंगे? आप शिक्षा लेके कहो घर से मैं ठाकुर हूं क्यों नहीं बोलेंगे? आप शिक्षा लेके कहो घर से मैं वैश्य हूं क्यों नहीं बोलेंगे? आप ब्राह्मण ही क्यों बनेंगे भाई? अरे मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पिता ब्राह्मण थे, मेरी माँ ब्राह्मणी है इसलिए मैं ब्राह्मण हूं। अब जबरदस्ती हम किसी भी जात को लेकर अपने ब्राह्मण बना देंगे क्या? राजा राम मोहन राय वो भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जातिवाद कर्मकांड के खिलाफ आंदोलन किए। तो क्या आपके हिसाब से राजा राम मोहन राय गलत थे? वो ब्राह्मण गलत थे? भैया हम राजा राम मोहन राय के समय में तो पैदा नहीं हुए, हम तो पैदा आज के युग में हुए हैं जहां पे हमें रोज जूते मारे जा रहे हैं। अब राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ भी बोले, कर्मकांड के खिलाफ भी बोले, लेकिन कर्मकांड क्या बंद हो गया क्या? अब महिलाओं के ऊपर अपराध बंद हो गए क्या? समाज एक धारणा से चलता है। समाज ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मणत्व हमें जीवन जीने की एक शैली देता है। ब्राह्मणत्व कहता है आप नशे से दूर रहिए, ब्राह्मणत्व कहता है आप मांसाहार से दूर रहिए, ब्राह्मणत्व कहता है आप शैक्षिक होइए। ब्राह्मण एक संस्कार है जो समाज के अन्य वर्गों को यह शिक्षा देता है कि आप पढ़िए, आप जागरूक होइए, आप कुरीतियों से दूर रहिए। अगर राजा राम मोहन राय ने यह बोल दिया कि मैं ब्राह्मण खत्म कर दूंगा या ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए, तो ऐसी भी तो उनकी कोई स्पीच नहीं आई। वो समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा 100 लोग हैं हम लोग ब्राह्मण, अगर मान लो तो 100 में 100 सही नहीं हो सकते, हमारे 10 लोग गलत भी हैं, 20 लोग गलत भी हैं, तो वो उनको सुधारने की बात हुई, ना कि 80% को बिगाड़ने की बात हुई। जो ब्राह्मण इस समय गलत दिशा में चल रहे हैं, नशे के साथ चल रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम तो नहीं उनको पैसा दे रहे तुम पियो, ठीक, उनके माँ बाप भी नहीं चाह रहे होंगे वो पिए। अभी सरकार जब दारू से टैक्स वसूल रही है, प्रमोट हो रहा है, टीवी पे ऐड आ रहा है, ठीक है, मैं तो अपने बच्चों से यही कहूंगा भैया आप मत पीजिए, आप ना करें, गंदी चीज है, ना करें आप, ठीक। लेकिन ये जब प्रमोशन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है तो आप किसको किसको रोकेंगे? गवर्नमेंट कह रही जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो जब वही जातिवाद नहीं होएगा तो फिर ब्राह्मणवाद नहीं होएगा, ब्राह्मणवाद नहीं हो तो शिक्षा कौन देगा? सरकार तो हमारी हिंदूवादी है, वो तो ये कह रही है टैक्स लगा लगा और पियो और पियो, और ब्राह्मण ही तो कह रहा है कि ना पियो ना पियो। तो आपको ये सोचना है कि ब्राह्मणवाद देश में लागू होना चाहिए कि भैया ये हिंदू जो हिंदूवाद चलाया जा रहा है ये बात होना चाहिए लागू? नहीं, तो ब्राह्मणों ने हमेशा से हिंदुत्व को सराहा है, तो फिर आप सिर्फ ब्राह्मण पे क्यों? ब्राह्मण ही हिंदुत्व है, यही तो मैं बात आपको बता रहा हूं, यही तो मैंने कहा कि ब्राह्मणवाद
जब इस देश में रहेगा तो हिंदुत्व है, तो हिंदुत्ववाद चलेगा। ब्राह्मण कहता है कि ये गलत करते हैं, इसको मत करिए। ब्राह्मण ने किसी भी अपराधी का आज तक समर्थन नहीं किया। ब्राह्मण कहता है कि गद्दारू है, इसको ना पियो, मांस है, इसको मत खाओ, शिक्षा लो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, रोजगार में जाओ। ब्राह्मण हमेशा वो सीख देता है जिससे आदमी सद्बुद्धि पाए। यही मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण ही हिंदुत्व है, बिना ब्राह्मण के कोई हिंदुत्व नहीं। जो भी इस देश में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हिंदुत्व का, वो खोखला प्रोपेगेंडा है। अगर ब्राह्मण कमजोर होगा, ब्राह्मणवाद कमजोर होगा, तो हिंदुत्व सफल हो ही नहीं सकता। तो विकास दुबे का मारा जाना फिर सही है, क्योंकि वो विकास दुबे मेरे समाज के आदर्श नहीं थे। मैं अपने पूर्व के इंटरव्यू में कह चुका हूं, विकास दुबे मेरे समाज के आदर्श नहीं थे। लेकिन विकास दुबे को सजा होती, फांसी दी गई होती, हर ब्राह्मण गर्व से कहता कि चलो देश में कानून का राज हुआ। आपने किसको बचाया? आप कितना सुंदर मौका था विकास दुबे के द्वारा राजनीति से अपराधीकरण मिटाने का। आपने उसको मारकर, दुनिया जानती है कि उसको मारा गया है। कोई इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, टोटल फेक इनकाउंटर है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई विकास दुबे के इनकाउंटर पे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, मैं, आप पत्रकार, आप भी जानते हो कि नकली इनकाउंटर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी बोल रही है कि नहीं इनकाउंटर सही था। आप खुद सोचिए कि आपकी आंख में देश की सर्वोच्च संस्था जब दबाव में काम कर रही है आपकी आंख के सामने, तो इस देश में क्या हो रहा है? विकास हमारे समाज का आदर्श नहीं है, लेकिन उसके मारे जाने के तरीके पे हमको विरोध है और हमेशा रहेगा। तो वही बात है ना कि अपराधी का एनकाउंटर हुआ, अपराधी खत्म हुए, अगर आप इससे आपत्ति जता रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मौन स्वीकृति तो दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, फांसी पे लटकाओ। मैं कह रहा हूं जुडिशियल सिस्टम चाहिए, संविधान चाहिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आप काम करते। आपने तो ये दिखाया कि विकास को अगर हम पकड़ लेंगे तो वो छूट जाएगा और 10 मंत्री सांसद के नाम ले लेगा। उसने अपनी वीडियो में नाम भी लिए विधायकों के और सांसदों के। क्या हुआ आज तक उन विधायक सांसदों पर कोई कार्रवाई हुई? आप उसको कानून से मारते, आप बीच चौराहे में 15 दिन के अंदर उसको फांसी देते। हमें गर्व होता कि हमारे देश का संविधान जागृत हुआ। आपने तो अपनी कमजोरी बताई कि विकास जैसे गुंडे को हम लोग सजा नहीं दिला सकते, तो हमने इनकाउंटर कर दिया। मैं ब्राह्मणों महासभा का कोई पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता गलत करता है तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं ब्राह्मण महासभा में एक भी अपराधी की जगह नहीं है, एक भी गलत कृत्य करने वाले की जगह नहीं है। हमारी स्पष्ट लाइन है कि हम ब्राह्मणवाद फैलाने निकले, हम ब्राह्मणवाद फैलाएंगे। ब्राह्मणवाद में अपराधी और अनैतिक लोगों की कहीं जगह नहीं है। क्या ब्राह्मणों ने ही सिर्फ धर्म का ठेका ले रखा है? हाँ, ले रखा है। ब्राह्मण है तभी धर्म है। बिना ब्राह्मण के तो आपको मालूम ही नहीं कि आपके पूर्वज कौन है, आपका गोत्र नहीं मालूम। आपसे मैं पूछ लूंगा, आप नहीं बता पाएंगे आपका गोत्र क्या है, आपका गोत्र। अरे आपको जी, चलो बहुत बढ़िया बात है, आपको मालूम है, ठीक है। आपके दादा का नाम, आपके परदादा का नाम, परदादा के परदादा का नाम, मुझे 7 पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो ये किसने आपको बताया? मेरे पिताजी ने। आपके पिताजी को किसने बताया? उनके पिताजी ने। उनके पिताजी को किसने बताया? देखिए, ये तो सब एक कुल के नियम है जो अपने आप से चलते रहते हैं। बिना ब्राह्मणों के आपको आपका कुल नहीं पता चलेगा। तो फिर कुरीति भी बिना, तो फैलाते नहीं हैं। कोई कुरीति नहीं, एक कुरीति नहीं। ब्राह्मण कहता है आपसे कि आप 1 लीटर की दारू लेकर पी जाओ। ब्राह्मण ने आपको बताया कि आपको यज्ञ करना है, आपको हवन करना है, आपको पूजा पाठ करनी है। ब्राह्मण आपसे यज्ञ वेदी में पूछता है कि आपके परदादा का नाम क्या है, आपके गोत्र का नाम क्या है, आपके कुल का नाम क्या है। आप रोज कुल का नाम नहीं लेते हैं अपने मुंह से, उस यज्ञ वेदी पे आप नाम लेते हैं। जब आपको स्वाहा बोला होता है कि फला गोत्र से संगोत्र ये व्यक्ति है, तो ये अपना नाम दिया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को 6 कार्य करने की अनुमति है। यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ज्योतिष, चिकित्सा। इसके अलावा कोई कार्य निषेध मांगा गया, और उसमें एक कार्य ये भी है, भिक्षा देना और लेना। फिर अगर कोई कहता है कि हम ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे हैं, तो उस बात पे विद्रोह कैसा? भैया सुनो मेरी बात, ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं लिया किसी से। ब्राह्मण ने शिक्षा दिया, शिक्षा की एवज में उसको उसका पारिश्रमिक दिया गया, अनाज के रूप में या जिस भी रूप में दिया जाए। गुरु को आप सम्मान देते हो, पैर छूते हो। ब्राह्मणों की ये थी कि वो 5 घर जाता था, जिस गांव में वो रहता था उस गांव में वो 5 घर जाता था। 5 घर में उसको जो भी मिल जाता था अंजलि में वो लेता था, उससे अपनी जीविका चलाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब क्रांतियां आई। क्रांतियां जब आई तो ब्राह्मणों के जो रोजगार, जैसे ब्राह्मण शिक्षा है, ब्राह्मणों से कहा गया भाई इनको पढ़ाइए, इनको पढ़ाइए। ब्राह्मण ने सबको पढ़ाया। ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण के अपने बच्चों को पढ़ाता हो।
जब ब्राह्मणों ने ही तो सबको पढ़ाया, तभी तो सब लोग शिक्षित हुए। उसके बाद जब ब्राह्मणों की चीजों पे, ब्राह्मणों के एकाधिकार पे लोगों ने वर्चस्व अपना स्थापित करना चालू किया, तो हमें मजबूर होकर अलग अलग दिशाओं में कार्य करने जाना पड़ा। तो आज भी आप देख लो कि जिस दिशा में ब्राह्मण कार्य करने गया, उस दिशा में वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से कार्य करता है, वो अनैतिक कार्य नहीं करता है। एक कुरीति की बात करना चाहूंगा कि पुराने समय में लोग कहते थे कि जो पुरोहित होते थे वो मंदिर के अंदर शूद्रों का प्रवेश निषेध कर देते थे। तो इस कुरीति के बारे में आप क्या कहें? ये जो भी बोला वो ही इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुरोहित या पंडितों ने किसी को भी मंदिर मस्जिद में निषेध नहीं किया। लेकिन आप एक बार बताओ, आप भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपके घर में आपकी माँ होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, और आप बाहर से मट्टी में लौट के आ जाओ और मंदिर में घुस जाओ, तो आपकी माँ क्या आपको, आप तो लड़के हो उनके, आप मंदिर में जाने देंगे गंदगी ओढ़ के? तो अगर मैं, साइंटिफिक चीज है कि मैं अगर स्वस्थ साफ नहीं हूं, स्वच्छ नहीं हूं, और मैं कहीं जाता हूं तो मैं बैक्टीरिया, बीमारियां लेके जा रहा होता हूं। आप साफ रहते, आप साफ सुथरा रहते तो आपको कहीं रोक नहीं थी। आप चूंकि गंदे रहते थे, आप तो इसलिए मजबूरी में हमें आपको निषेध करना पड़ता था। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले आपका एक सवाल था कि हम तो भिक्षा वाले कौन थे, हम तो भीख मांगते थे, तो हमारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि हम आपको निषेध कर पाए। हम केवल आपको सलाह देते थे कि भैया ऐसा न करो। निषेध करने वाले लोग दूसरे होते थे, जिनके पास लाठी होगी भैया, भय वही बना पाएंगे। हम तो भिक्षुक लोग थे, हम कहां से लाठी डंडा लेके आपको? तो ईश्वर का डर दिखाते थे ना कि ऐसा ना करो, नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा ना करो। जिनकी बात आज आप कर रहे हो उनकी वीडियो वायरल होती है आज। पहले तो मोबाइल नहीं थे, वो दुर्गा माँ, हनुमान जी के ऊपर पैर रख के चढ़ रहे होते। वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है ना भाई, वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो आप कैसे एक ही वक्त में एक आदमी आस्तिक और नास्तिक कैसे हो सकता है? या तो वो आस्तिक होगा या नास्तिक होगा। सिंपल सी बात थी कि अगर मैं गंदा हूं शरीर से तो मुझे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। किस ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण कुल का लड़का हूं, मेरी माँ ब्राह्मणी है, मेरी माँ पूजा अगर कर रही है और मैं गंदा हूं तो मेरी माँ मुझे मंदिर में नहीं जाने देगी। इसमें कोई पाप नहीं था। ये तो समाज की भलाई के लिए था कि भाई आप मंदिर दे दो, स्वच्छ जगह पे गंदे तरीके से नहीं आ सकते। शिक्षा पद्धति में किन किन चीजों का सुधार होना चाहिए जिससे देश का विकास हो? मैं तो ये एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि शिक्षा पद्धति हमारे देश की भौड़ी है, बिल्कुल इस पे कोई इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज नहीं पढ़ाती है। हमारे बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया जाता है, वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो उनके प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं करती हैं। मैं ब्राह्मण होने के नाते मैं स्पष्ट से एक बात बोलता हूं कि हमें वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति की तरफ जाना चाहिए, जो आज की डिमांड है, ताकि हमारे बच्चे रोजगार पाएं। वो ये झंडा लेके किसी दल के पीछे घूमने से अच्छा रोजगार ये है कि किताब लेके पढ़ें, वैज्ञानिक पद्धति और ऑटोमेशन की फील्ड में आए और अपने आप को सुधार करें। क्या शिक्षा पद्धति में रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता, इनको पढ़ाया जाना कितना उचित होगा? बिल्कुल उचित है, क्योंकि ये समाज को संस्कार देते हैं। लेकिन ये शिक्षा पद्धति में नहीं आएगा, ये संस्कार में आएगा। ये संस्कार हमको अपने घर से देना है। स्कूल में हम रामायण नहीं पढ़ा सकते, स्कूल में हम महाभारत नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि किताबें वो लोग लिखते हैं जिनके हाथ में ताकत होती है। जो ताकत में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो अपने हिसाब से किताब को मॉडिफाई करते हैं, अपने हिसाब से इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद, ये जो है हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें ये जानना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने ऐसा कृत्य क्या किया देवी देवताओं ने कि वो देवी देवता कहलाए। अंतिम कोई संदेश जो पूरे देश के लिए देना चाहें? अभी इतना बड़ा तो मैं भैया नेता नहीं हूं कि मैं पूरे देश को संदेश दे पाऊं, लेकिन चूंकि मैं ब्राह्मणवाद की बात करता हूं, लगातार कहता हूं कि कहो घर से मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मणों की ही बात करता हूं, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि इससे समाज का और वर्ग जो है वो शायद मुझसे दिक्कत महसूस करता है, नफरत कर रहा है, या जो भी विषय या मुझसे दूर हो रहा है। तो मैं एक संदेश उनको ये देना चाहता हूं कि अगर मैं अपने घर को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कमजोर करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे पास, हमारे संगठन के पास एक बहुत बड़ी मजबूरी ये थी कि लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और समाज का कोई भी वर्ग उनके साथ नहीं खड़ा था, सब उनको प्रताड़ित कर रहे थे। लगातार ब्राह्मण बच्चों पर मुकदमे हो रहे हैं, लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी। जिस सरकार को 80% ब्राह्मण वोट देता था भाजपा को, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न भाजपा में ही ब्राह्मणों का हो गया। तो ये हम लोगों की एक मजबूरी हो गई कि अब हम लोग जाए कहां।
तो मजबूरी में हमको और हमारे संगठन को इस तरीके का एक रूप लेना पड़ा कि हम अपने समाज के लिए आए और अपनी बात कहें। तो मुझे कोई भी गुरेज ये कहने में नहीं है कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हूं, मेरा संगठन कार्य कर रहा है, और जो मेरे दूसरी जाति के भाई हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, हमें उनसे भी बराबर का प्रेम है, हम उनसे भी प्रेम करते हैं। लेकिन ये मेरा मौलिक अधिकार है कि जिस जाति में मैंने जन्म लिया मैं उसका मान बढ़ाऊं। तो ये थे हमारे तीखे सवालों से गुजरते हुए दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गर्व से कहूं मैं ब्राह्मण हूं महासभा का। अब विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, किसी भी विचारधारा का पूर्णतः समर्थन आप तभी करें जब आप उससे सहमत हो, उसके परिणाम और दुष्परिणाम से भली भांति अवगत हो।